मोहम्मद राबे 2 जनवरी 1642 को इस्तांबुल में पैदा हुए। मोहम्मद राबे 8 अगस्त 1648 को सल्तनत उस्मानिया के 19वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 98वें खलीफा थे। जिस वक्त आप तख्तनशीं हुए उस वक्त आपकी उम्र अभी 7 साल भी नहीं हुई थी, इसलिए आप सल्तनत उस्मानिया के कम उम्र तरीन सुल्तान कहलाए। सुल्तान सुलेमान आज़म के बाद सबसे तवील अरसा हुकूमत करने वाले हुक्मरानों में आपका नाम आता है। आपकी हुक्मरानी की मुद्दत 39 साल थी। आपके दौर के पहले 8 साल सल्तनत के लिए हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से पुर रहे, क्योंकि इस दौर में अन्नाने हुकूमत हरम के हाथ में रहा और हरम में मौजूद 2 जमातों आपकी वालदा तोरहान सुल्तान और दादी कोसम सुल्तान के बाहमी इख्तलाफ की वजह से सल्तनत का शिराजा बिखर रहा था। फौज में दोनों जमातों के हामी मौजूद थे और इस्तांबुल की सड़कों पर अक्सर बदामनी और कश्तो खून के मनाजिर पेश आते रहते थे। इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी बगावतें सर उठा रही थी। आखिरकार हरम की साजिशें कोसम सुल्तान के कत्ल पर जाकर ख़त्म हुईं। 1652 में अहमद पाशा को सदर आज़म के ओहदे के लिए चुना गया। आपने मुल्की निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिशें की, लेकिन एक साजिश के तहत आपको कत्ल करवा दिया गया। सल्तनत उस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही थी। फिर आखिर 1656 को सदर आज़म के ओहदे पर मोहम्मद कोपरेली को तैनात किया गया, जिन्होंने 5 साल के अरसा में तमाम फौजी और मुल्की शोबों में कामिल इस्लाहात करके न सिर्फ सल्तनत को तबाही से बचा लिया, बल्कि इसमें असर नो ताकत और रोब दबदबा पैदा कर दिया। 1657 में आपने टेनिडोस और लेमनोस जजीरे, जिन पर विनस काबिज था, दोबारा फतह कर लिए। 1661 में सदर आज़म मोहम्मद कोपरेली की वफात के बाद आपके बेटे अहमद कोपरेली सदर आज़म के ओहदे पर फायज हुए। मोहम्मद कोपरेली की वफात के वक्त सुल्तान मोहम्मद राबे 20 साल के हो चुके थे और अब वो अन्नाने सल्तनत अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन उन्हें शिकार का बेहद शौक था और इसी में अपना तमाम वक्त सर्फ करते थे। उन्होंने सल्तनत का सारा इंतज़ाम नए सदर आज़म अहमद कोपरेली के सुपुर्द कर दिया और उन पर पूरा एतमाद रखते थे। 1661 से लेकर अपनी वफात 1676 तक अहमद कोपरेली ही दरअसल सल्तनत उस्मानिया के फरमा रवा थे। वो अपनी लियाकत, तदब्बुर और अजमत के लिहाज से दौलत उस्मानिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मुमताज़ सदर आज़म ख्याल किए जाते हैं। तमाम उस्मानी और मसीही मौरखीन को उनकी हैरत अंगेज काबिलियत पर इत्तफाक है। आपके दौर में मुल्क की माशी हालत भी बहुत बेहतर हुई। 1663 में ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई छिड़ गई। अहमद कोपरेली एक ज़बरदस्त फौज लेकर ऑस्ट्रिया रवाना हुए और यूरोप के सबसे मजबूत किला नविजरिन को 5 हफ्ते के मुहासरे के बाद 28 सितंबर 1663 को फतह कर लिया। 1 अगस्त 1664 को दोनों फौजें सेंट गॉथर्ड के मैदान में एक दूसरे के फिर मद्दे मुकाबिल हुई। उस्मानियों को अपनी कसरत तादाद के बावजूद शिकस्त हुई और इनके 10,000 आदमी मारे गए। ऑस्ट्रिया की फौजों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये पहली ज़बरदस्त शिकस्त थी जो उस्मानियों को ऑस्ट्रिया के हाथों पहुंची। उस्मानी सिपाहियों की ज़ाती शुजाअत में अब भी कोई फ़र्क न था, लेकिन इनके असले और जंग के तरीके इस वक्त भी वही थे जो सुलेमान आज़म के दौर में राइज थे। फ़न हर्ब में वो यूरोप की तरक्की याफ्ता फौजों से पीछे रह गए थे। यही इनकी शिकस्त का असली सबब था। इस शिकस्त के बाद ऑस्ट्रिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान 20 साल का सुलहनामा मुरतब हुआ, जो बाहसियत मजमू दौलत उस्मानिया के मुआफिक था। इसकी रूह से ट्रांसल्वेनिया पर सल्तनत की सियादत बदस्तूर कायम रही। जिन किलों को अहमद कोपरेली ने फतह किया था वो भी सल्तनत का हिस्सा रहे। हंगरी की 7 वलायतों में से 3 ऑस्ट्रिया को दे दी गईं और 4 सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गईं। इसके अलावा शहंशाह ऑस्ट्रिया ने काफ़ी भारी रकम बतौर तावाने जंग सुल्तान को अदा करना मंजूर किया। अहमद कोपरेली ने मैदान जंग में ज़बरदस्त शिकस्त खाने के बाद भी सल्तनत के मकबूजात में इजाफा कर दिया था। क्रेट का दारुल हुकूमत
स्कैंडिया तकरीबन 21 साल के मुआसरा के बाद 6 सितंबर 1669 को सदर आज़म अहमद कोपरेली ही के ज़ेरे क़यादत फतह किया गया। 1670 में यूक्रेन के कज़ाकों ने जो पोलैंड की रियाया थे हुकूमत से बाज़ हकूक़ का मुतालबा किया जो नामंजूर कर दिए गए और पोलैंड ने इन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी जो मंजूर कर ली गई। खान क्रीमिया को हुक्म दिया गया कि वो कज़ाकों की मदद करे और 6000 का उस्मानी दस्ता भी यूक्रेन रवाना किया गया, जिस पर पोलैंड ने एहतजाज किया और रूस ने पोलैंड के साथ की हमायत की। 1672 में पोलैंड और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग छिड़ गई। इस मुहिम में अहमद कोपरेली के साथ सुल्तान मोहम्मद भी खुद रवाना हुए और पोलैंड के सूबा पोडोलिया में दाखिल हुए और यहाँ के 2 शहर जो नाकाबिल तस्खीर समझे जाते थे को यके बाद दिगरे फतह कर लिया, जिसके बाद पोलैंड ने सल्तनत उस्मानिया से सुलह करके पोडोलिया और यूक्रेन के सूबे सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिए और सालाना खराज की हामी भी भर ली। लेकिन उस्मानियों की वापसी पर पोलैंड ने फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी। 1673 और 1674 में उस्मानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके हौसले पस्त न हुए और ये बदस्तूर लड़ते रहे। चुनाचे 1676 में एक सुलहनामा के तहत ये दोनों सूबे अलावा चंद मकामात के सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। इस सुलह के 3 रोज़ बाद ही अहमद कोपरेली वफ़ात पा गए। अहमद कोपरेली की वफ़ात के बाद सुल्तान मोहम्मद ने मुस्तफ़ा पाशा को नया सदर आज़म मुंतखब किया, लेकिन ये इंतखाब सल्तनत के लिए मुबारक साबित ना हुआ। मुस्तफ़ा पाशा की बेजा सख्तियों की वजह से यूक्रेन के कज़ाकों ने फरवरी 1677 को अलम बगावत बुलंद कर दिया। रूस ने इनकी हमायत की। ये इतला पाकर मुस्तफ़ा पाशा एक फ़ौज लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए। वहाँ इन्हें बागियों के अलावा रूस और पोलैंड की फ़ौजों से भी मुकाबला पेश आया और इनको शिकस्त हुई। दूसरे साल ताज़ा फ़ौजों के साथ वो फिर लौटे और 21 अगस्त 1678 को इन्होंने किला सिज़राइन फतह कर लिया। 3 साल तक मुख्तलिफ मार्के पेश आए, जिसमें कभी एक फरी को फतह हुई, कभी दूसरे को। बिलाखिर 1681 में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान सुलह हो गई और सल्तनत आलिया यूक्रेन के एक हिस्से से दस्तबरदार हो गई। 1682 में हंगरी का जो हिस्सा ऑस्ट्रिया के ज़ेरे हुकूमत था, उसके सरदार ने ऑस्ट्रिया से आज़ादी का ऐलान करके अपने आप को हंगरी का फरमारवा करार दे दिया और सुल्तान की सियादत कबूल कर ली। ये बहुत ज़बरदस्त मौका था कि वियना पर हमला किया जाए। चुनाचे 1683 में मुस्तफ़ा पाशा तकरीबन 3.25 लाख फ़ौज के हमरा वियना की तरफ रवाना हुए। ऑस्ट्रिया की फ़ौज की तादाद 35,000 से ज़ायद न थी, जबकि वियना में सिर्फ 11,000 सिपाही मौजूद थे। मुस्तफ़ा पाशा ने 15 जुलाई 1683 को वियना का मुहासरा कर लिया। इस मौका पर मुस्तफ़ा पाशा से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। अगर वो शहर पर हमला कर देते तो ये शहर बआसानी फतह हो जाता, लेकिन उन्होंने मुहासरा जारी रखा। इतने में पोलैंड और ऑस्ट्रिया की कुमक भी पहुंच गई। इन्होंने अकब से इस ज़ोर से हमला किया कि उस्मानी फ़ौज संभल न सकी और तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद उस्मानियों को बदतरीन शिकस्त हुई। मुस्तफ़ा पाशा बचकर बलगराद चले गए, लेकिन इस बदतरीन शिकस्त की वजह से सुल्तान ने इन्हें कत्ल करवा दिया। वियना की शिकस्त से कबल सल्तनत उस्मानिया अपनी वुसअत की इंतहा तक पहुंच चुका था। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 2 करोड़ किलोमीटर हो गया था। ये सल्तनत उस्मानिया की वुसअत की आखिरी हद करार पाया। वियना में उस्मानियों की शिकस्त से तमाम यूरोप में शादियाने बजने लगे। यूरोप ने उस्मानियों के खिलाफ एक मजहबी जंग का ऐलान किया और इसके लिए ईसाई हुकूमतों का एक मुकद्दस इत्तेहाद कायम किया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वीनस, माल्टा और रूस शामिल थे। जदीद सदर आज़म इब्राहिम पाशा और इनके बाद
सुलेमान पाशा ने इन हमला आवरों के मुकाबले की हद्दुल मकदूर कोशिश की, लेकिन वियना की शिकस्त में उस्मानी फौजों और खसूसन तोप खानों का जो नुकसान हुआ था उसकी तलाफी फौरन मुमकिन न थी। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इस मुकद्दस इत्तेहाद के साथ मिलकर बल्गराद के अलावा हंगरी के उन तमाम किलों को फतह कर लिया जिन पर तुर्क काबिज थे। इसके अलावा स्लोवेनिया और क्रोएशिया भी मुस्तकिल तौर पर सल्तनत ऑस्ट्रिया में शामिल कर लिए गए। वीनस ने बोस्निया और अल्बानिया पर हमला कर दिया। मोरिया और यूनान के साहिलों पर भी हमला किया गया और तकरीबन पूरा यूनान वीनस के कब्जे में चला गया। इन पे दर पे शिकस्तों की वजह से फौज में बगावत पैदा हो गई और सुल्तान की मौजूदगी पर इसरार शुरू किया गया। गो मोहम्मद राबे बराह रास्त इन शिकस्तों के जिम्मेदार न थे, लेकिन मुस्तफ़ा पाशा को सदर आज़म आप ही ने मुंतखब किया था और यही तकर्रुर सल्तनत की तमाम खराबियों और तबाहकारियों का सबब साबित हुआ। चुनाचे उलमा और बहुत से आला हुकाम की मुशावरत से सुल्तान मोहम्मद राबे को तख्त से मौसूल करके ताउम्र कैद कर दिया गया और आपके भाई सुलेमान सानी को तख्त नशीन कर दिया गया। 6 जनवरी 1693 को आपने अदरना में इंतकाल किया। आपको इस्तांबुल में यानी मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।